नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में किया 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। नववर्ष पर राज्य के 3 लाख गरीब परिवारों का गृह प्रवेश। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी सरकार केवल घर नहीं बल्कि जिंदगी बनाती है। छत्तीसगढ़ से पहले महाराष्ट्र पहुंचे प्रधानमंत्री। नागपुर में रखी माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला। सोलर डिफेंस संयंत्र का किया दौरा। आरएसएस को बताया भारत की अमर संस्कृति का अक्षयवट। राष्ट्रीय चेतना जगाए रखने पर दिया जोर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में एनडीए की बैठक। अमित शाह भी हुए शामिल। चुनाव में नीतीश के नेतृत्व पर सहमति। सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति पर भी चर्चा। छत्तीसगढ़ में 50 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। इनमें से 13 नक्सलियों पर था 68 लाख का इनाम। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने डाले हथियार। और कल पूरे देश में मनाई जाएगी ईद। लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने आज चांद देखे जाने की घोषणा की। रोजगारों के खिले चेहरे। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया, जिनमें विद्युत, तेल, गैस के अलावा रेल, सड़क और शिक्षा और आवास की योजनाएं शामिल रहीं। आदिवासी व ग्रामीण परिवारों के लिए पक्की छत सुनिश्चित करने की दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश कराया गया। प्रधानमंत्री योजना के कुछ लाभार्थियों को उन्होंने चाबियां सौंपी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने गरीबों की सुध नहीं ली थी, लेकिन राज्य में भाजपा सरकार ने पहली कैबिनेट में ही 18 लाख गरीबों के घर बनाने का फैसला लिया। यह है मोदी की गारंटी, जो गारंटी पूरा होने की गारंटी है। नववर्ष पर छत्तीसगढ़ के 3 लाख गरीब परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। 3 लाख परिवार साथियों, एक नए जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं देता। इन गरीब परिवारों के सिर पर पक्की छत आप सभी की वजह से ही संभव हो पाई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों के पक्के घर का सपना पहले की सरकार ने फाइलों में गुमा दिया था, और तब हमने गारंटी दी थी, ये सपना हमारी सरकार पूरा करेगी। विद्युत परियोजनाओं में बिलासपुर में एनटीपीसी की सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण 3 की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। ये 9,790 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजना है। परियोजना से बिजली उत्पादन की दक्षता बढ़ेगी। ये अत्याधुनिक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है। विद्युत उत्पादन बढ़ाने वाली एक और परियोजना को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। ये छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड की क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना है, जिसका निर्माण 15,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों के पास विकास के लिए नेक नीयत नहीं थी और मन मस्तिष्क में बेईमानी भरी हुई थी। साथियों, विकास के लिए बजट के साथ साथ नेक नियत भी जरूरी है।
अगर कांग्रेस की तरह मन और मस्तिष्क में बेईमानी भरी हो तो बड़े से बड़े खजाने भी खाली हो जाते हैं। यही स्थिति हमने कांग्रेस के शासन के दौरान देखी है। इस कारण आदिवासी अंचलों तक विकास नहीं पहुंच पाया। कांग्रेस के समय में बिजली की हालत खस्ता हाल थी। यहां पर बिजली के कारखानों पर उतना काम नहीं किया गया। आज हमारी सरकार यहां नए बिजली कारखाने लगवा रही है। साथियों, हम यहां सौर ऊर्जा से बिजली बनाने पर भी बहुत अधिक जोर दे रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने राज्य के 29 जिलों में 130 पीएम श्री स्कूल और रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र को समर्पित किया। वहीं प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत 130 स्कूलों को अपग्रेड किए जाने की योजना का शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नक्सल क्षेत्रों में विकास एक नया दौर लेकर आ रहा है, जबकि कांग्रेस सरकारों की उदासीनता ने इसे फलने फूलने का अवसर दिया था। कांग्रेस की नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक राज्यों में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। देश में जहां जहां अभाव रहा, जो क्षेत्र विकास से पीछे रहे, वहां वहां नक्सलवाद फलता फूलता रहा। लेकिन जिस दल ने 60 साल सरकार चलाई, उसने क्या किया? उसने ऐसे जिलों को पिछड़ा घोषित कर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। उस समय की सरकारों की उदासीनता ये आग में घी डालने जैसा था। आपने तो खुद सहा है, देखा है, छत्तीसगढ़ में कितने ही जिलों में सबसे पिछड़े आदिवासी परिवार रहते थे। उनकी कांग्रेस सरकार ने कभी सूद नहीं ली। हमने गरीब आदिवासियों के शौचालय की चिंता की, स्वच्छ भारत अभियान चलाया। हमने गरीब आदिवासियों के इलाज की चिंता की, 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान भारत योजना चलाई। छत्तीसगढ़ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचे थे। यहां नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिपदा कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। उन्होंने नागपुर स्थित स्मृति मंदिर का दौरा किया और आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को पुष्पांजलि अर्पित की। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीक्षा भूमि पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला भी रखी। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ये दिन बहुत विशेष है। ये हमारे प्रेरणा पुंज परम पूजनीय डॉक्टर साहब की जयंती का भी अवसर है और इसी साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गौरवशाली यात्रा का 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। आज इस अवसर पर मुझे स्मृति मंदिर जाकर पूज्य डॉक्टर साहब और पूज्य गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और संगठन शक्ति के मूल्यों को समर्पित आरएसएस के ऊर्जा पुंज पर पीएम मोदी की मौजूदगी ने सभी को अभिभूत किया। उन्होंने कहा कि यह स्थली सभी को राष्ट्र की सेवा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। साथ ही उन्होंने आरएसएस को अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट भी बताया। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार भी 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी
ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला भी रखी। 2014 में स्थापित यह संस्थान नागपुर में स्थित एक प्रमुख सुपर स्पेशलिटी नेत्र चिकित्सा केंद्र है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश में गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराना है। उन्होंने 2025 से 2047 तक के कालखंड को देश के लिए अहम पड़ाव बताया। 2025 से 2047 तक ये महत्वपूर्ण कालखंड, इस कालखंड में एक बार फिर बड़े लक्ष्य हमारे सामने। हमें सेवा के अपने संकल्प को हमेशा प्रज्वलित रखना है, हमें अपने परिश्रम को बनाए रखना है, हमें विकसित भारत के स्वप्न को साकार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीक्षा भूमि पर संविधान निर्माता डॉक्टर BR आम्बेडकर को भी श्रद्धांजलि भेंट की। यह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पंच तीर्थों में से एक है। दीक्षा भूमि लोगों को गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों के लिए समान अधिकार और न्याय की व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करती है। नागपुर के स्थानीय निवासियों ने प्रधानमंत्री का खुलकर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री का काफिला जहां से भी गुजरा वहां पर फूल बरसाकर लोगों ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। ब्यूरो इनपुट के साथ शिशिर सेलार और अश्वनी मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। दिल्ली की ओर से भारतीय नव संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। अनुका का प्रणाम हर भारतवासी के नाम। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। दिल्ली की ओर से भारतीय नव संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। अनुका का प्रणाम हर भारतवासी के नाम। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से बारिश की बूंदों को संरक्षित करते हुए देशवासियों से जल संरक्षण का आह्वान किया। वहीं प्रधानमंत्री ने टेक्सटाइल वेस्ट की समस्या पर चर्चा की, जो कि एक गंभीर वैश्विक चुनौती बन चुकी है। उन्होंने बताया कि भारत में टेक्सटाइल वेस्ट को कम करने के प्रयास जारी हैं। जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। गर्मियों का मौसम आते ही देश में हर स्तर पर जल संरक्षण की दिशा में काम शुरू हो जाता है। देश में सरकार के साथ स्वयंसेवी संस्थाएं जल संरक्षण की दिशा में काम कर रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में देशवासियों ने अपने छोटे छोटे प्रयास से 11 अरब क्यूबिक मीटर पानी बचाने का काम किया है। इस दिशा में सरकार की कैच द रेन अभियान की अपनी भूमिका है। कई स्तरों पर जल निकायों को पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते हुए इसे जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। देश में हजारों कृत्रिम तालाब, चेक डैम, बोरवेल रिचार्ज, कम्युनिटी सॉकपिट का निर्माण हो रहा है। हर साल की तरह इस बार भी कैच द रेन अभियान के लिए कमर कस ली गई है। ये अभियान भी सरकार का नहीं
बल्कि समाज का है, जनता जनार्दन का है। जल संरक्षण से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए जल संचय जन भागीदारी अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रयास यही है कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं उसे हमें अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचाना है। साथियों, बारिश की बूंदों को संरक्षित करके हम बहुत सारा पानी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में इस अभियान के तहत देश के कई हिस्सों में जल संरक्षण के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। मैं आपको एक दिलचस्प आंकड़ा देता हूं। पिछले 7-8 साल में नए बने टैंक, पॉन्ड और अन्य वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर से 11 बिलियन क्यूबिक मीटर, उससे भी ज्यादा पानी का संरक्षण हुआ है। दुनिया भर में पुराने कपड़ों को जल्द से जल्द हटाकर नए कपड़े लेने का चलन बढ़ रहा है। इससे टेक्सटाइल वेस्ट की समस्या सामने आ रही है। भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट निकलता है। इस चुनौती से निपटने की दिशा में देश में कई स्तर पर काम हो रहे हैं। भारतीय स्टार्टअप अपने नवाचार से टेक्सटाइल वेस्ट कम करने की दिशा में काम कर रहा है। कई भारतीय स्टार्टअप्स ने टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटीज पर काम शुरू किया है। कई ऐसी टीमें हैं जो कचरा बीनने वाले हमारे भाई बहनों के सशक्तिकरण के लिए भी काम कर रही हैं। कई युवा साथी सस्टेनेबल फैशन के प्रयासों में जुड़े हैं। वे पुराने कपड़ों और जूते चप्पलों को रिसाइकल कर जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। टेक्सटाइल वेस्ट से सजावट की चीजें, हैंडबैग, स्टेशनरी और खिलौने जैसी कई वस्तुएं बनाई जा रही हैं। कई संस्थाएं आजकल सर्कुलर फैशन ब्रांड को पॉपुलर बनाने में जुटी हैं। नए नए रेंटल प्लेटफॉर्म भी खुल रहे हैं जहां डिजाइनर कपड़े किराए पर मिल जाते हैं। कुछ संस्थाएं पुराने कपड़े लेकर उसे दोबारा उपयोग करने लायक बनाती हैं और गरीबों तक पहुंचाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के साथ घर के आगे ठंडा जल और छतों पर पक्षियों के लिए ठंडा पानी रखने का आग्रह किया। वहीं कपड़े के फिर से उपयोग करने के लिए कपड़े बीनने वाले भाई बहनों के सशक्तिकरण के पहल की भी सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ का उर्ग गांव लाइव जुड़ा। इस दौरान गांव के लोग मन की बात कार्यक्रम से जुड़े और मन की बात सुनी। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में सीमांत गांव को जोड़ना सौभाग्य की बात है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के विषय में कही गई बातें एक नई प्रेरणा देती हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के हिमालय क्षेत्र में विकास के लिए वहाँ के जो सुदूरवर्ती गांव हैं उनको वाइब्रेंट प्लेस की संज्ञा दी गई। हमेशा मन की बात अपने घर में सुनते थे, लेकिन आज बहुत सारे लोगों ने प्रयास करने के बाद उर्ग में प्रधानमंत्री जी का लाइव प्रशासन सुना। हमें बहुत, हमारे गांव वालों को और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हमें प्रधानमंत्री जी से बहुत कुछ अपेक्षाएं थी। प्रधानमंत्री जी ने हमारी आशाओं को भी पूर्ण किया। जब भी हम सर को सुनते हैं तो बहुत कुछ अंदर से सकारात्मक सीखने को मिलता है। और जैसा कि आज उन्होंने स्पेशली महिलाओं के द्वारा जो जो कार्य देश भर में किए जा रहे हैं उसके ऊपर बात की, तो ये अवश्य एक प्रेरणा का स्रोत रहता है हमेशा। और जो ये रहता है कि महिलाएं किसी क्षेत्र में कमज़ोर हैं तो ये बल मिलता है कि नहीं, हम किसी भी क्षेत्र में कमज़ोर नहीं हैं। दूसरा, जो मोदी जी ने कहा कि योगा के द्वारा कैसे हम अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उसको बढ़ा सकते हैं, वर्षा जल संरक्षण के द्वारा कैसे हम अपने पुराने नौले धारा को संरक्षित कर सकते हैं, वर्षा जल से हम अपनी कैसे दशा और दिशा गांव की हम बदल सकते हैं। मन की बात में सबसे बड़ा उनका उद्देश्य है कि भारत के सभी वर्गों के लोगों को अपनी उनकी चिंताओं को और उनके बातों को साझा कर। मुझे उनका सबसे विशेष ये लगा कि उन्होंने एक तो एनवायरनमेंट पर सबसे बड़ा जोर दिया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी द्वारा ईद के मौके पर चलाए जा रहे सौगाते मोदी के तहत आज नवीन शाहदरा में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गरीब जरूरतमंद मुस्लिमों को सौगाते
मोदी किट वितरित की गई। इस मौके पर दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और करावल नगर से विधायक मोहन सिंह बिष्ट मुख्य रूप से उपस्थित रहे। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में गरीब मुस्लिम भी ईद का त्यौहार खुशी से मना सकें, इसकी फिक्र हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अनेकों विकास कार्य किए गए हैं जो भविष्य में भी निरंतर जारी रहेंगे। आपको बता दें कि सौगात ए मोदी कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी द्वारा पिछले सप्ताह दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन औलिया स्थित गालिब एकेडमी से किया गया था, जिसके बाद देश के विभिन्न राज्यों में भी इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली की ओर से वाक्य नव संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। हानुका का प्रणाम हर भारतवासी के नाम। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। दिल्ली की ओर से वाक्य नव संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। हानुका का प्रणाम हर भारतवासी के नाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में आज मुख्यमंत्री आवास में NDA की बैठक हुई। ये बैठक करीब 30 मिनट तक चली। इस बैठक में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा समेत NDA के प्रमुख नेता मौजूद रहे। बैठक से पहले ही नीतीश के नेतृत्व को लेकर स्थिति साफ हो गई थी। बैठक में भी अमित शाह ने साफ कर दिया कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश के नेतृत्व में फिर से NDA की सरकार बनेगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ और सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इस पर बातचीत हुई। 225 सीट जीतने का टारगेट है। इस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। एकजुट होकर रहना है, मजबूती से चुनाव में उतरना है, इसका आह्वान किया गया। साथ ही बैठक में कहा गया कि छोटे सहयोगी दलों के सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर आधे घंटे तक चली NDA घटक दल की बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस बैठक के बारे में बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बैठक में NDA के सभी प्रमुख नेता शामिल हुए। इसमें आगामी रणनीतियों पर चर्चा हुई। दिलीप जायसवाल ने कहा कि बैठक में सभी ने बिना किसी शर्त के समन्वय बनाकर चुनाव की तैयारियों पर जोर दिया। मुख्यमंत्री जी के निवास पर NDA घटक दल की बैठक हुई, जिसमें सभी प्रमुख नेता माननीय मुख्यमंत्री जी श्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जदयू बीजेपी के अन्य सभी नेतागण वहां मौजूद थे और बहुत ही सौहार्दपूर्ण मामले में आगामी रणनीति पर चर्चा हुई और सब लोगों ने आपसी सौहार्द के साथ आगे गठबंधन को 2025 के चुनाव की तैयारी के लिए आगे बढ़ाने के लिए आपस में विचार किया। सब लोगों का यही विचार था कि हम लोग सब मिलकर बिना किसी ये के कंडीशन के हम लोग का काम एक ही होगा कि हम लोग आगे चुनाव की तैयारी में सभी कार्यकर्ता समन्वय बनाकर लग जाएं। क्या रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली की ओर से वाक्य नव संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। हानुका का प्रणाम हर भारतवासी के नाम। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है।
जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। धनुका ग्रुप दिल्ली की ओर से भारतीय नव संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। धनुका का प्रणाम हर भारतवासी के नाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। दिल्ली के जयपुर पोलो मैदान में आज खेले गए आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप के फाइनल में रजनीगंधा अचीवर्स ने जिंदल पैंथर्स को 6-3 से हरा दिया। इस मैच में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। दोनों टीमों के बीच शानदार मुकाबले को देखने के लिए काफी संख्या में दर्शक भी मौजूद थे। जिंदल पैंथर्स की तरफ से भाजपा सांसद नवीन जिंदल भी खेल रहे थे और उन्होंने अपनी टीम को जिताने की काफी कोशिश की, लेकिन उनका प्रयास काफी नहीं था। बीते कुछ वर्षों में पोलो का खेल काफी लोकप्रिय हो रहा है और युवा इसमें काफी रुचि ले रहे हैं। नवीन जिंदल ने कहा कि अगर भारत 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा तो हो सकता है कि 100 साल बाद पोलो को फिर से ओलंपिक में शामिल किया जाए। मैं चाहता हूं कि 2036 में पोलो दोबारा से ओलंपिक्स में आए, क्योंकि 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में पोलो था। तो इसलिए 100 साल के बाद और इन 100 सालों के अंदर चाहे वो हवाई जहाज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सब तो बेहतर हुई हैं। तो आज ये कहना कि क्यों नहीं हो सकता, तो ये आराम से हो सकता है। तो इसके लिए हम प्रयासरत करेंगे और ख़ास करके क्योंकि ख़ास करके पोलो भारत की देन है पूरे विश्व को। तो इसलिए 1936 में ये ओलंपिक्स हुआ था बर्लिन में। अब 100 साल के बाद जब भारत इसको मेज़बानी करेगा, ये बहुत ऐतिहासिक होगा कि अगर उसमें पोलो भी शामिल हो। इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।